जो भी खासकर हमारे जो पार्ट थे शेड्यूल्स वगैरह, उसका हमने बात की थी। उसके अलावा जो दूसरा हमारा पार्ट रहा था इसमें, नेशनल सिंबल्स पे हमारी बात हुई थी कल कि हमारे नेशनल सिंबल क्या हैं, उन पे हमने चर्चा की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हमारी चर्चा स्टार्ट होने वाली जिन टॉपिक्स पे, वो टॉपिक हमारा है पहला, सिटीजनशिप। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा जो है वो है आपका सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप को हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट नागरिकता। क्या कहते हैं? नागरिकता। नागरिकता की अगर हम बात करें तो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, हमारे देश में सिटीजनशिप कैसे सिंगल है, जिसे हम एकाग्र सॉरी एकल, ठीक है, एकल जो नागरिकता होती है वो कहलाता है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें आपसे सिंगल सिटीजनशिप के बारे में, तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप जो अलग अलग आर्टिकल्स में दिया गया है, और सिंगल सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है आपका आर्टिकल 5 से लेके, किस आर्टिकल से? आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। ठीक है, आर्टिकल 11, ये जो आर्टिकल्स हैं इनमें इसके बारे में दिया गया है। किसके बारे में? सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता के बारे में। अब एकल नागरिकता का सिद्धांत जो है वो हमने कहाँ से बोरो किया था? कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था। जो ये फीचर है हमने बोरो कहाँ से, उधार कहाँ से लिया था? याद है आपको? सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से आया था? यूके से आया था। गॉट इट। तो ये जो सिंगल सिटीजनशिप है, इसमें आर्टिकल 5 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया गया है। आर्टिकल 6 बोलता है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप जो है वो किसी भी व्यक्ति के माइग्रेट होते, जैसे जो इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। उसके अलावा राइट्स ऑफ सिटीजनशिप टू सर्टेन माइग्रेट्स टू पाकिस्तान, ये आर्टिकल 7 में। खैर यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि किस आर्टिकल में क्या मेंशन किया गया है। ऐसे क्वेश्चंस केवल और केवल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस डोमेन लिया हुआ है। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट जिनका पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए डीपली काम के, अदरवाइज काम के नहीं है उतने। लेकिन हाँ, आपको इतना याद रखना है कि सिटीजनशिप के बारे में कहाँ से कहाँ तक दिया है, आर्टिकल 5 टू 11 दिया गया है। गॉट इट। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो सिटीजनशिप है वो मिलती किस किस बेस पे है। तो एक आपका बेस है जो कि बाय बर्थ है। ठीक है, बाय बर्थ, जन्म के साथ। जो भी व्यक्ति इंडिया के अंदर जन्मा है, कब के बाद? 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद, आफ्टर 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका जन्म भी कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है, वो जन्म के साथ क्या होगा? भारतीय नागरिक होगा। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और है कि जैसे इसके अंदर वो लोग नहीं आते हैं जिनके मदर फादर इंडिया में डिप्लोमेट है। डिप्लोमेट समझते हैं ना? अदर कंट्रीज के, भारत में जो राजदूत होते हैं, जो विदेश दूतावास है। अब लोग तो वो भी इंडिया में रहते हैं, लेकिन उनके बच्चों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। या फिर कोई विदेशी नागरिक अगर भारत आया हुआ है और वो अगर किसी बालक को जन्म देता है इंडिया में, तो वो भी भारत का नागरिक नहीं होता है। उसके बाद एक जो होता है कि बाय डिसेंट, इसके बारे में कोई जानता है? बाय डिसेंट क्या होता है? बाय बर्थ तो बहुत इजी सा था, समझ गया। बाय डिसेंट क्या होता है, जानते हैं आप? किसी को पता है बाय डिसेंट के बारे में? तो यूट्यूब पे भी देखें, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाय डिसेंट का मतलब ये होता है कि बोर्डली जो कोई भी व्यक्ति जो बाहर जन्मा, आउटसाइड ऑफ इंडिया जन्मा हो 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन इसके पेरेंट्स में से कोई भारत से अगर है, तो उसे कहाँ का नागरिकता मिलेगा? इंडिया का मिलेगा। ठीक है, उसके पेरेंट्स में से कोई जब उसके पास अगर भारत की नागरिकता है उसके पेरेंट्स के पास, तो वो ऑफ कोर्स उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा, इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद एक आता है बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन, अब ये प्रोसेस वो हो गई रजिस्ट्रेशन के थ्रू। रजिस्ट्रेशन के थ्रू जैसे कोई रेजिडेंट इंडिया में रहता है 7 साल तक कंटिन्यू, उसको, जैसे आप एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है अदनान सामी, आपको पता होगा उनका, अदनान सामी, मुझे लिफ्ट करा रहे अब्बा, ऐसा कुछ गाना गाया था उन्होंने, आपको याद होगा। ही इज बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन राइट नाउ ही इज इंडियन। तो उन्होंने इंडिया में रहे, उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया इंडियन सिटीजनशिप के लिए, और अभी वो भारत के क्या हैं? नागरिक हैं।
लीगली, क्योंकि उन्होंने किसके थ्रू ये सिटीजनशिप प्राप्त किया है, एक रजिस्ट्रेशन यानी लीगल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन के थ्रू होता है। इसके अलावा एक जो आता है हमारा, वो आता है आपका, वो होता है आपका जो नेचुरलिज्म होता है, नेचुरलाइजेशन जो होता है, उसकी बात करें। नेचुरलाइजेशन वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही लाइक आउटसाइडर हो जाता है आपके एग्जाम्स के हिसाब से, तो उस पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की चर्चा करने की जरूरत है आपको। हाँ, अब हम थोड़ा सा ये बात करते हैं कि आखिर आप सिटीजनशिप खो कैसे सकते हो। सवाल आता है आपका लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, लॉस ऑफ सिटीजनशिप क्या है, कैसे आप अपनी सिटीजनशिप खो सकते हो इंडिया में। अगर आप भारतीय नागरिकता है आपके पास, लेकिन ये आपकी नागरिकता जा सकती है, लेकिन वो किस कॉस्ट पे जा सकती है। देखिए, एक तो आपका क्या होता है कि कोई भी वॉलेंटरली अगर छोड़ देता है नागरिकता, ठीक है, कोई भी वॉलेंटरली छोड़ देता है, सपोज दैट जैसे निशांत झा है, तो निशांत यहाँ से क्या करता है, इंडिया से माइग्रेट होके कहाँ चला गया, यूएस चला गया। ठीक है, इसके पास कहाँ की नागरिकता आ गई, अब कुछ साल रहने के बाद ये परमानेंट रेजिडेंट हो गया कहाँ का, यूएस का। तो ये वॉलेंटरली यहाँ की छोड़ देगा, तो वैसे छूट जाएगी इसकी, क्योंकि एक साथ दो सिटीजनशिप नहीं रख सकते कि आप यूएस के भी हो और आप कहाँ के हो, इंडिया के भी हो। हाँ, कुछ देश ऐसे हैं जिनकी नागरिकता हमारे देश के जो मोस्टली बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो नहीं बताते हैं गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, दोनों जगह की नागरिकता रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहे देखें मेहुल चौकसी जो पैसा लेके भागा था कानपुर से, तो वो क्या था कि एक छोटा सा कोई कंट्री है, उसका नागरिकता लिया हुआ था। तो ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे निशांत यूएस का परमानेंट नागरिक बन जाता है, तो फिर ये इंडिया की नागरिकता छोड़ सकता है, ये हो गया वॉलेंटरली। ठीक है, दूसरा आता है टर्मिनेट करना। अब टर्मिनेट कब किया जाता है, अब जैसे निशांत चला गया यूएस, है, और इसने यहाँ की गवर्नमेंट को भी नहीं बताया कि मैं यूएस का नागरिक बन चुका हूँ, और गवर्नमेंट के पास डाटा आ जाता है, तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन जो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो इसको क्या करेगा, वहां से डाटा लेने के बाद इसकी भारत की जो नागरिकता है वो छीन लेगा। ठीक है, ये जबरदस्ती हो गया, छीन लेगा, क्योंकि इसने इसको इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है, नहीं, देशद्रोही नहीं हो, इसे देशद्रोह नहीं कहते हैं। इसके बाद आपका आता है एक डिप्रीवेशन आता है। अब ये क्या होता है कि आपका जैसे रजिस्ट्रेशन के थ्रू एक डिप्रीवेशन होता है, ये कंपलसरी होता है टर्मिनेशन किसी भी सिटीजनशिप का, जो कि आपका इंडियन गवर्नमेंट से लेता है, और बाद में उसका जो फॉल्ट पाया जाता है, तो उस दौर में भी ये चीजें पॉसिबल होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट पे। आपने एक फुल फॉर्म सुनी होगी, कई बार यहाँ से नॉर्मली फुल फॉर्म पूछ रहे थे, एनआरए का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब अगर ये निशान विदेश में बस जाता है, इंडिया की नागरिकता नहीं रहेगी इसके पास, ये क्या हो जाएगा, बाद में एनआरआई हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं ले सकता है, उसका प्रोसेस वही सेम फॉलो करना होता है। किसी को भी भारत की नागरिकता डायरेक्टली ऑफर नहीं की जाती है। वो बहुत रेयर होता है कि गवर्नमेंट किसी को कर दे तो अलग बात है, जैसे होता है ना डॉक्टरेट की डिग्री दे देना, उस तरह से किसी बहुत महान व्यक्ति को दे दे तो एक अलग बात है। अदरवाइज लीगल प्रोसेस ये है कि आपको 7 साल कम से कम इंडिया में रहना होगा, कम से कम 7 साल। ठीक है, अब बताओ आगे एक आता है, वो आता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसका केवल सीधा आता है, ये कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, अब ये प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी से आपको बता देता हूँ। प्रवासी भारतीय दिवस एक्चुअली में वो डे है जहाँ मोस्टली जो इंडियंस हैं, जितने भी विदेशों में रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाता है। और इस दिन होता क्या है कि जितने भी विदेशियों, विदेश से भारतीयों को बुलाते हैं, तो इनका एक ही होता है कि आप अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करें। ठीक है, तो ये प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी भी अफ्रीका से वापस भारत आए थे, इंडिया रिटर्न हुए थे गांधी जी अफ्रीका से, वो 9 जनवरी ही था उस दिन। इसी में आपका ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
अब हम बात करते हैं आपसे, आप में से कईयों ने पूछा कि CAA और एनआरसी पे क्वेश्चन आ सकता है क्या? हाँ, तो ये जो CAA और एनआरसी जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो आने की पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकता है कि CA से ये क्वेश्चन पूछा जाए इसका, इसको लाने का, क्योंकि कोई भी पेपर वो कभी भी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट नहीं जाता है। ये बहुत फैक्ट, एकदम क्लियर फैक्ट होता है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है वो कभी भी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट क्वेश्चन नहीं आता है उसमें। तो CAA के ऊपर आ सकता है कि एक्चुअली किनके लिए आया था, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो मोस्टली जो हमारी एजेंसीज हैं वो बचेंगे ऐसे क्वेश्चन से कि ऐसे क्वेश्चन ना डाले जाए। ठीक है, एनआरसी के ऊपर भी पूछ सकता है। तो डिपेंड करेगा कि आपका जो लॉ से रिलेटेड, क्योंकि ये मोस्टली लाया गया था रोहिंग्याओं के लिए, अब इसको कितना अलग तरीके से व्यक्त किया जाएगा, इसलिए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो ये गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के अनुरूप है तो क्वेश्चन डालना बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका सिटीजनशिप था। सिटीजनशिप में आपको केवल ये समझना है, तो आर्टिकल जो है वो 5 to 11 याद रखना। ठीक है, इसमें 3 जो कैटेगरीज हैं वो है आपके सिटीजनशिप में। पर्सन जो इंडिया के डोमिसाइल, जिनके पास इंडिया का डोमिसाइल हो वो इंडिया के सिटीजन्स कहलाते हैं। रिफ्यूजी जो कि पाकिस्तान से आए थे इंडिया, वो भी इंडिया के सिटीजनशिप है और उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है। और इंडियंस जो रह रहे हैं आज कंट्रीज, अदर कंट्रीज में, वो भी भारत के नागरिक हैं, भले अगर उनके पास उस देश की नागरिकता अगर नहीं है तो भी वो भारत की नागरिकता के अधिकारी हैं। क्लियर है सिटीजनशिप वाला पॉइंट? ठीक है, अब अगले पॉइंट पे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की क्लास का, वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्या है हमारा फंडामेंटल राइट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा ये मैटर नहीं करता है, लेकिन ये मैटर जरूर करता है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश के आज भी आधी से ज्यादा जनता को अपने फंडामेंटल राइट्स ही नहीं पता है। ये इस देश का दुर्भाग्य कह सकते हैं, ये इस देश की सरकारी नीतियों का प्रभाव कह सकते हैं कि आज भी देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स कई बार देखे जाते हैं कि पुलिस स्टेशन पे लोगों को डिटेन कर लिया जाता है विदाउट उनको पेश किए जज के सामने, उनको बंद रखा जाता है, वहाँ पर लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। फंडामेंटल राइट्स आपकी अभी बहस का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो 2 मिनट वेट कर लीजिए, किससे कब कहाँ से कब तक है, 12 से 35 है क्या है अभी पता चल जाएगा। सो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स की जब बात की जाती है तो ये सबसे पहले मैं बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसमें दिया गया है इसे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं ये दिए गए हैं आपके टोटल 12 to 35। कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? 12 to 35, 12 to 35। अभी आगे बताएंगे 35 तक कैसे हैं ये चीजें। अब इसमें आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपका आता है वैसे जो मेंशन किया गया है वो 32 तक ही मेंशन किया गया है। जो लास्ट आपका माना गया है इसमें हम कहते हैं क्या नाम है फ्रीडम वाले में, तो उसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तक दिया गया है। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, आर्टिकल 12 जो है, सबसे पहले आर्टिकल 12 को देख लेते हैं हम। आर्टिकल 12 ये किससे रिगार्डिंग है? इसमें दिया गया डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसमें क्या दिया गया? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आता है आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी वाला आर्टिकल 31 था वो। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13। ठीक है, करंट में 470, शेड्यूल 12, कल ही तो पता शेड्यूल तो 12 के 12 करा दिए थे मैंने। तो यहाँ पे जो आपका आर्टिकल 13 है इस कनेक्टेड विद, इससे है आपका जो
लॉज है इनकॉन्सिस्टेंट विदाउट डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। बहुत सिंपल सा है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, अब जो आपके आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, असल में फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन से हैं, ये कि 7 है नंबर वाइज। कौन कौन से? पहला हमारा आता है राइट टू इक्वालिटी। दूसरा हमारा आता है, वो आता है राइट टू फ्रीडम। तीसरा हमारा जो आता है वो आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। चौथा जो आपका आता है वो आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपका जो फिफ्थ आता है वो आता है कल्चर एंड एजुकेशन राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एंड द लास्ट वन इज राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि नहीं है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहले नंबर जो हमारा था वो था राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी की अगर हम बात करें तो राइट टू इक्वेलिटी दिया गया है आपका आर्टिकल आर्टिकल 14 टू 18, 14 से 18 में दिया है आपका राइट टू इक्वेलिटी। अब देखिए मैं आपको बहुत ही स्पीडली ये चीजें समझा देता हूँ ताकि चीजें आप लोग कवर कर लें। जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं वो लोग भी इसको अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। अब देखिए राइट, जो हम बात कर राइट टू इक्वेलिटी की बात करें तो आर्टिकल 14 की बात करते हैं सबसे पहले। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 ना होता है आपका इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, आपका क्या होता है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और या हम कहें कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी को बराबर जो सुरक्षा है कानून की वो दी जाए, वो दिया गया है आपका आर्टिकल 14 में। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 15 आता है आपका, आर्टिकल 15 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इस आर्टिकल को सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं अपने थॉट से, बिकॉज इसमें एक चीज जो कही गई कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, पहले कई जगह, आज भी ये कई जगह देखने को मिलता है, जो डिस्क्रिमिनेशन है जो बेस्ड है आपका किस पे? ग्राउंड ऑफ रिलीजन। आपका रिलीजन बेस्ड हो सकता है, या फिर आपका रेस के बेस पे हो सकता है, सेक्स के बेस पे हो सकता है, कास्ट के बेस पे हो सकता है, इसके अलावा आपका प्लेस के बेस पे हो सकता है, या फिर बर्थ के। मैं इसको आपको अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पता होगा, कई बार आपने सुना भी होगा कि कई जगह आपने देखा है लिंग के आधार पे भेदभाव, उसके बाद आपका रिलीजन के आधार पे भेदभाव आपके आसपास देखने को मिल जाएगा आज भी। एक आपका आता है बर्थ के, जन्म के आधार पे। क्या होता था पहले, जैसे जब वर्ण व्यवस्था इस सोसाइटी में चलती थी, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ वर्ण व्यवस्था, कई बार ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसमें आपने देखा होगा कि जैसे अगर जूते गांठने वाले के घर पे जो बेटा जन्मता था वो भी आगे क्या करता था? जूते काटता था। किसी बाल काटने वाले के घर पे किसी ने जन्म लिया, वो बाल काटने का ही काम करेगा, ऐसा व्यवस्था था। लेकिन संविधान ने ये चीजें बदल दी कि नहीं, बाल काटने वाले का बेटा भी कलेक्टर बन सकता है, बाल काटने वाले का बेटा भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो था, बेस्ड था आपका रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस और बर्थ पे, इससे आर्टिकल 15 में दिया गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहूंगा मैं,
क्योंकि इससे समाज के एक बहुत बड़े पिछड़े हुए तबके को आगे बराबर में आने का मौका मिला। और आज भी देश के बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी होता है, ये एक बड़े हिस्से में होता है ये, और ये सच्चाई है। इसके बाद आर्टिकल 16 की बात करता हूं मैं। आर्टिकल 16 की बात जब मैं करता हूं तो यहाँ पे आर्टिकल 16 में एक इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। या आर्टिकल 15 के ऊपर मैं एक आपको चलते चलते थोड़ी एक बात बताना चाहूंगा। मैं कुछ साल पहले, आई थिंक 2019 में जयपुर में रुका हुआ था। वहां पे एक बहुत ही राजस्थान के एक सोशल एक्टिविस्ट, काफी बुजुर्ग थे, अब मुझे नहीं पता कि वो भी हैं कि नहीं है, तो उन्हीं के साथ में मुझे रुकना था। उन्होंने मुझे एक बात बताई उदयपुर के आसपास गांव की, शायद बिलीव नहीं हुआ सुन के, आपको भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब उन गांव में कभी भी उच्च वर्ग का व्यक्ति निकलता है तो उस गांव के निम्न वर्ग की महिलाओं को आज भी सिर पे जूती रख के उनके सामने बैठ जाना पड़ता है सड़क पे। आप सोचिए वो जूती नीचे से कितनी गंदी होती है, उसे अपने सिर पे रख के, कि उन्हें, वो बताते थे कि हम अपनी आंखों के सामने देख के आए, वो भी आज के मॉडर्न एज में। आप सोचिए, ये तो एक गांव की कहानी बता रहे थे। देश के कैसे कितने इतने गांव होंगे जहाँ पे आज भी वो चीजें हो रही होंगी। तो आप लोगों से निवेदन है, कभी ऐसा मत करिएगा, भले ही आप गांव से आते हैं या शहर से आते हैं। आर्टिकल 16 की बात की तो आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप गवर्नमेंट फील्ड में जाएं, खासकर जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैं, उस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको कास्ट के बेस पे, धर्म के बेस पे, किसी भी बेस पे जो अपॉर्चुनिटीज है उससे नहीं रोका जा सकता। आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। 17 नंबर जो आर्टिकल है वो कहता है आपका, आर्टिकल 17, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये है आपका अबॉलिशन, अबॉलिशन जो आपका आता है अनटचेबिलिटी ऑफ, अनटचेबिलिटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 17 भी आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे छुआछूत से रिलेटेड जो बातें देखने को आती हैं समाज में, उसको रोकने की बात की गई है। आर्टिकल 18 की जब बात करें तो यहाँ पे जो अबॉलिशन जैसे टाइटल्स हैं, तो यहाँ पे कोई टाइटल नहीं यूज करता है। अगर हम बात करें टाइटल जो आर्मी में यूज किए जाते हैं उस तरह से, आर्मी एकेडमिक्स में, यहाँ पे जो टाइटल्स हैं वो केवल आर्मी और एकेडमिक्स में यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा टाइटल्स यूज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइटल्स को लेके है। बाकी आपका सबसे इंपॉर्टेंट 15 और 17 नंबर आर्टिकल जो है, जो कि समाज में एक बड़े बदलाव का काम किया उसने। एक आपका आता है राइट टू फ्रीडम। अगला जो है ये भी राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम। अब इस राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 टू 22 बात करते हैं, 19 टू 22, 19 से 22 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या दिया गया। आर्टिकल 20 क्या, आर्टिकल 19 क्या बताता है, सॉरी, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 कहता है, सबसे पहले ये हमें किससे फ्रीडम देता है, सिटीजन ऑफ इंडिया का जो 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स दी गई हैं आर्टिकल 19 में, वो कौन कौन सी दी गई है। सबसे पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, ये प्रेस मीडिया के लिए दिया गया है। दूसरा यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया, ठीक है, क्या हो सकता हो, असेंबल पीसफुली, पीसफुली आप असेंबल हो सकते हो, लेकिन विदाउट आर्म्स। इसकी शर्त क्या है, आपके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। ठीक है, विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के आपको ये इजाजत दी जाती है कि आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं। एक है आपका, इंडिया के किसी भी भाग में आप फ्रीली घूम सकते हैं और किसी भी प्रोफेशन या बिजनेस को आप चुन सकते हैं, किसी भी भाग में इंडिया के आप रह सकते हैं जाके। ये आते हैं आपके आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 के लिए मैं भेज रहा हूँ आपको नया लिंक, और यूट्यूब वाले जो देखेंगे वो सेकंड पार्ट देख लें इसका, वहां क्लियर हो जाएगा आर्टिकल 20 से आगे की कहानी। ठीक है।